हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, हम नया टेस्ट लेकर आ चुके हैं जो एईडीओ के लिए है। ठीक है, जनरल स्टडी का होने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चन होगा। दोस्तों, ये आपका रूटेरिया का जो नया टेस्ट चला है एईडीओ 2.0 उसका है। ठीक है, पेड टेस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं, रिविजन और करते हैं इसका और डिस्कशन भी साथ में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन दोस्तों? भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। सही बात है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है। ये भी सही है। तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अगर गर्त में हुई। ये भी सही है दोस्तों। चौथा बोला, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेटों के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, और हिमालय की उत्पत्ति जो है यह मुख्य रूप से भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। ठीक है, उसमें आपका चीनी प्लेट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कौन कौन सही है? तो कथन 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, चारों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत कथन चुनना है। पहला कथन है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। सही है। दूसरा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। ये भी सही बात है। तीसरा है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये भी सही है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत है। ठीक है, ये गलत है। ये भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है ये कैसे हुआ है? तो ये हुआ है आपके भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ है। ठीक है, तो ये जो है गलत है। यही आंसर हो जाएगा, यही कथन जो है गलत है। और चौथा भी सही है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो जो सही है उसको ध्यान रखिएगा और गलत वाला का हम सही बता दिए वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न क्या है? अरुणाचल प्रदेश से सदिया असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? बताइए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? तो वो हम लोग जानते हैं दिहांग के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, दिहांग। ठीक है, याद रखिएगा, दिहांग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? और यहाँ से पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पूछ लेता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक कौन कौन है? मानस नदी है, तीस्ता है, कामेंग है, लहासा है, नयांग नदी, लोहित नदी, ये सभी जो है, एक और सुबनसिरी नदी, ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र के क्या है? सहायक नदी है। ये सबको भी ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए दिया है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। सही है। आर दिया है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत बात है। तो केवल कथन एक सही है, लेकिन कारण आर जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन सी हो गया, ये सही परंतु आर गलत है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मैथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी की पहचान करें। तो कौन सी नदी है? तो है बराकर नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराकर नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है जिसका कारण है। इसका कारण क्या बताइए? तो इसके कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। ठीक है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सबसे सटीक भौगोलिक कारण का चयन करना है। सबसे अच्छा आंसर चयन करना है। तो इसका आंसर होगा, खाड़ी की शंक्वाकार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर केंद्रित कर देती है, इसीलिए। ठीक है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, नीचे दिया गया है कथन और कारण, इसमें से सही चुनना है, विचार करना है इस पे। कथन दिया है, क्या है पढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। ये सही बात है। और कारण दिया है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ये भी सही बात है दोस्तों, और व्याख्या भी सही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये भी कथन और कारण वाला है, तो चलिए इसको भी देखते हैं क्या है। तो इसका कथन दिया है, कथन ए सही इसमें। ठीक है, एस है क्या?
पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। तो ये सही है दोस्तों। कारण आर दिया है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की स्थायी मेखला में पड़ता है। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कथन ए सही है परंतु आर गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न। सॉरी इंग्लिश वाला आ गया। हाँ 11वां प्रश्न यहाँ है, प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही सिर्फ सही है। प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है, ये सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि और प्रकाश तरंगे क्या है, बताइए। ध्वनि और प्रकाश तरंगे ये क्या है, तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य और प्रकाश अनुप्रस्थ है। तो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न क्या है दोस्तों, अभिक्रिया वाला है और बताना है कि अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये अभिक्रिया दिया हुआ है दोस्तों, इससे 4 कथन है, तो 4 में से कौन सही है ये बताना है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के हिसाब से पहला कथन बोल रहा है, बिना बुझे चूने का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है, ये तो गलत है। बुझे हुए चूने के घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है, ये सही है। दीवार पर पतली परत बनाने के लिए CO वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है, नहीं ये भी गलत है दोस्तों, ये तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो दूसरा कथन सही हो गया और 1 और 3 गलत है, ठीक है। अब चौथा कथन देखते हैं, तो चौथा कथन क्या है, चौथा कथन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है, सही है दोस्तों। तो कथन 2 और कथन 4 सही है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही उत्तर चुनिए। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि बताइए इसका सही क्या हो जाएगा। तथापि ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है, किंतु स्टार्च जो है पादप कोशिकाओं में बनता है, ठीक है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, 15 नंबर नहीं है, हाँ ठीक है 15 नंबर है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये होता है आपके प्लेटिनम के द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्लेटिनम के द्वारा। नेक्स्ट है 16 नंबर, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन ए दिया है, 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, तो बताइए सही है कि गलत, ये सही बात है। दूसरा कारण आर दिया है, पूरे हिस्से में विभिन्न संघटक वाला घोल समरस होता है, नहीं ये गलत है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर। 17वां प्रश्न है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, सही है। दूसरा है, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है। उत्कृष्ट धातु कौन कौन है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम, एस्थेनियम, ओस्मियम, ये सब जो है उत्कृष्ट धातु है, ठीक है। तो ये गलत है दूसरा कथन, तो कथन 1 ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 जो है सत्य है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए कथन पढ़ ही लेते हैं। पहला कथन दिया है कि प्रकाश ऊर्जा सीधे गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, ये तो सारा सर गलत है, ठीक है। दूसरा है, प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जिससे जल का अपचयन होता है, ये भी गलत है। तीसरा है, पर्णहरित क्लोरोफिल प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा को अवशोषित करता है, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है। और चौथा कथन बोल रहा है कि ऑप्शन क्या है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ये बिल्कुल सही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सत्य है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन दिया है क्या कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो गया। कारण दिया है इसका, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता, ये सही बात है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये गलत है परंतु आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन होगा ना, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है ये बताना है, ठीक है। तो पहला कथन दिया है दोस्तों कि जल आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन सहसंयोजक यौगिक का अल्प विलायक है, सही बात है।
दूसरा, जल सहसंयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन ये तो इसी का उल्टा है, तो ये तो गलत ही है। तीसरा, जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है दोस्तों, ये भी सही है। 277 केल्विन मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, तो सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? कथन 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कथन और कारण वाला है। अभी कथन ए दिया है कि कवक मूल संगुणक परजीविता का एक उदाहरण है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये तो गलत है। ठीक है, कवक जो मूल आमतौर पर सहजीविता का एक उदाहरण है, जिसमें कवक और पौधे दोनों को लाभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कारण दिया है, एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणक है, ये सही है। तो ये गलत है, परंतु आर सही है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो, बताइए क्या करता है ट्रांसफार्मर? तो इसका आंसर हो जाएगा, कूट के हिसाब से आंसर चुनना है। ठीक है, पहला दिया शक्ति को बढ़ा सकता है, नहीं, ये गलत है। वोल्टता को बढ़ाता है, सही बात है। वोल्टता को घटाता है, ये भी सही है। चौथा है धारा और वोल्टता को माप सकता है, नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। तो कौन कौन सही हो गया? तो कथन 2 और 3 जो है वो सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कर रहा है, कथन और कारण दिया है। कथन ए है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रता होती जाती है, तो ये तो सही है। कारण आर दिया है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, यानी कि और बढ़ जाती है, ये भी सही बात है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, और उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है, ये बताना है। तो उपयुक्त में से जो है दोस्तों, स्तनधारी कौन कौन है? एक तो समुद्री गाय और आपका समुद्री सिंह, ये दोनों जो है स्तनधारी है। ठीक है, समुद्री घोड़ा जो है स्तनधारी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 जो है समुद्री क्या है, ये स्तनधारी है। ठीक है, दोनों दोनों। और समुद्री घोड़ा जो है मछली है। ठीक है, स्तनधारी नहीं होता है ये। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? तो सबसे अधिक होता है जब वह एक पैर की पदांगुली यानी कि पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है, तब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन ए दिया है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये तो गलत है। रासायनिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ऊपर से नीचे की ओर घटता है, बढ़ता नहीं है दोस्तों, घटता है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया कथन। और कारण दिया है, तो ये क्या है? किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये सही है। तो इसका आंसर होगा कथन एक गलत है, परंतु आर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है, बताइए इसका आंसर। तो एम्फीबिया बताता है कि जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो जल में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, जैसे मेढक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, तो गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? कि तापमान बढ़ने पर किसी भी द्रव का श्यानता जो है घट जाता है। ठीक है, कारण आर दिया है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ा देता है, ये सही है। तो इसका आंसर होगा कथन ए गलत है, परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों में से कोई किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो कार बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, H2SO4 का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कितना नंबर होगा? इंग्लिश हटा देते हैं, हिंदी में आते हैं। 30 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कथन ए दिया है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही बात है। कारण आर दिया है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, कथन ए सही है, परंतु कथन आर गलत है, क्योंकि यकृत कोई वसा पाचक एंजाइम जो है उत्पन्न नहीं करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सही, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, ये भी कथन और कारण है। तो कथन दिया है, 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इसे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन प्राप्त था, सही बात है ये। कारण आर दिया है, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और
उनके कानूनी अधिकारों का समर्थन किया दोस्तों। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन दिया है क्या है, हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था, ये सही बात है। दूसरा है कि उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है, उसे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया था, नहीं तुरंत नहीं मिला था, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कथन 1 और 2 सत्य है। 33 नंबर प्रश्न फिर कथन वाला है। चलिए, कथन क्या है, इसके बाद उसमें चुनना क्या है देख लेते हैं। तो उसमें आपको चुनना है दोस्तों कि असत्य कथन चुनना है। ठीक है, क्या है, असत्य यानी गलत कथन चुनना है। चलिए अब कथन पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है कि मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुर्रानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को शिकस्त दी, क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में जो दोस्तों ये दुरानी शासक कौन था जो हराया था, अहमद शाह अब्दाली, ये लोधी वंश को नहीं हराया था बल्कि किसको हराया था, मराठों को हराया था। ठीक है, इसलिए कथन गलत हो गया। दूसरा, मैसूर के शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वीर गति प्राप्त किया, नहीं दोस्तों, उसका जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत है। तीसरा कथन है, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्लासी की जंग में नवाब के सेनापति की विश्वासघातपूर्ण भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी, ये सही है। तो आपको गलत चुनना है, तो कथन 1 और 2 गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों गलत है। 34 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण प्रमाणिक है। ठीक है, प्रमाणिक कौन सा विवरण है ये बताना है। पहला दिया है, 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया, सही बात है। ठीक है, पहला तो सही हो गया। दूसरा है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रह करता है, क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, ये नहीं माना था। ठीक है, लगान संग्रह करता नहीं माना था, ये गलत बात है। उसके बाद तीसरा है, लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा लागू इस्तमरारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी, ये भी सही है। तो कथन 1 और 3 जो है सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानून प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक व धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वह मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए 50,000 की घोषणा हुई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट 37वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है, खासी विद्रोह 1829-33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, सही है ये। और दूसरा है, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है, रंपा विद्रोह 1922-24 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था, जो गैर आदिवासी नेता थे, सही बात है दोस्तों ये भी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में से सभी जो है सही है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 38 नंबर, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और सही चुनना है कि चारों कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, सही है। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था, यह भी सही है। तीसरा बोल रहा है, आर्य समाज ने वेदों और पुराणों के प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था, नहीं दोस्तों, ये स्वीकार किया था। ठीक है, और चौथा बोल रहा है, आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया।
तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 जो है सही है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, कौन जो है मिलान सही नहीं है। तो पहला मिलान है राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे, ये भी सही है। महादेव गोविंद रंगनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी का, नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, महादेव गोविंद रंगनाडे जो है इसका स्थापना नहीं किया था इस। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किया था, ये पूछ सकता है ना। तो इसको स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हेलेना ब्लाटवस्की और कर्नल हेनरी ने किया था। ठीक है, ब्लाटवस्की और कर्नल हेनरी वोलकॉट ने, दोनों का नाम याद रखिएगा, और 1875 में किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49वां प्रश्न, यही आंसर हो गया उसका। 49वां प्रश्न क्या है? वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था? तो ये था आपका 6 से 11 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 6 से 11 वर्ष के। 41वां प्रश्न है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वुड डिस्पैच के बारे में कौन कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड शुरू की गई, सही है। दूसरा है विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, शिक्षा के सभी स्तर पर नहीं किया गया था। इसके बाद तो हाँ, तो इसका आंसर कौन हो गया? 1 और 2 सही है, तो सत्य ही चुनना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजाद हिंद रेडियो जो है ये जर्मनी में शुरू किए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है, इसके बाद 43वां प्रश्न है, अकबर के सैन्य अभियानों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, अकबर के सैन्य अभियान से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया है हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में, सही है। कश्मीर विजय 1585, सही है। गुजरात का द्वितीय अभियान 1575, गलत है। ठीक है, ये गलत है दोस्तों, ये कब होगा? 1573 में दोबारा पुनः गया था। ठीक है, चौथा है काबुल अभियान 1581, ये भी सही है। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद 44वां प्रश्न है, मुगल शासक जहांदार शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान किया था? तो ये किया था राजा जय सिंह को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर, मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था? तो ये लिया था किस वर्ष? 1679 में, 79 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1679 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्रोत से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है? तो ये होता है आपके ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताइए, पुट के हिसाब से बताना है। तो पहला कथन दिया है, ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके कबीलाई ढांचे को समझाने का आधार था, सही है। दूसरा है, इसमें विदत सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 48वां प्रश्न होगा मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं, प्राचीनतम नाम और आधुनिक नाम मिलाना है दोस्तों। चलिए मिलाते हैं। पहला क्या है? उर्वरा, तो उर्वरा क्या था? उपजाऊ भूमि था, तो पहला से ही मिल जाएगा। सीता, तो सीता से हल की बनी नालिया, ये दूसरा से मिल गया। अव्वल, अव्वल कुएं पर कुआं को बोलते थे, ये भी सही है। उर्दूर का किसका प्राचीन नाम है? तो ये अनाज मापने वाला पात्र को उर्दूर बुलाया जाता था, तो ये लाइन से मिलाया हुआ है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है 49 नंबर, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित है? तो 4 मठ जो है ये कहाँ कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, यही 4 जगह है। ज्योतिर्मठ जो है बद्रीनाथ में है। ठीक है, उत्तराखंड में। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है कर्नाटक में। पूरब में गोवर्धन मठ है जो पुरी उड़ीसा में है, और पश्चिम में शारदा मठ जो द्वारका गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, तारीख उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान और धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अल बरूनी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल बरूनी। नेक्स्ट है
भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई थी? तो किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता जो है उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह है आपका संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है? तो एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो वह अनुच्छेद 21 है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 21 है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह 5वीं अनुसूची। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? तो ये हो गया प्राक्कलन समिति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राक्कलन समिति में। इसमें जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं, भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्या है? अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? बताइए। इसका आंसर तो होगा भारतीय संसद करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय संसद। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, क्या है? सही कथन चुनना है कूट का प्रयोग करके। तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। सही बात है। दूसरा है उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए। ये भी सही है। तीसरा है वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। ये भी सही है। चौथा है राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है। नहीं किया गया है, यही गलत है। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। कथन 1, 2 और 3 जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कथन चुनना है। पहला कथन दिया वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सही है। दूसरा है वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। यह भी सही है। तीसरा है वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। यह भी सही है। चौथा है भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो गया? कथन 1 और 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है तो किसको जोड़कर या घटाकर? ये बताइए। तो ये प्राप्त होता है आपको सकल घरेलू उत्पाद में से मूलहरास को घटाकर, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैद्धांतिक रूप से या यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः शामिल नहीं किया जाता है? इसमें से आप विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि को शामिल नहीं कर सकते। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था आपका तीव्रतर धारणीय और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन चुनिए। इसमें से असत्य कथन चुनना है मुद्रास्फीति के विषय में। तो पहला कथन है मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो रही है। सही है। दूसरा भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होता है। ठीक है, ये गलत हो गया, यही आंसर हो जाएगा इसका। बाकी और कथन क्या है? मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है। सही बात है। मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य है कीमतों का घटना नहीं है। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? तो CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसमें अगर वृद्धि होगा तो क्या होगा? बैंकों की ऋण देने की क्षमताओं में कमी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो पहला दिया है बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना है, तो उसका उद्देश्य है। दूसरा किसानों की आय में वृद्धि करना, ये भी है। तीसरा है शस्योत्तर प्रबंधन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, ये भी है।
चौथा है मानव संसाधन विकास करना, ये नहीं है, यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा, बताइए किस स्थिति में प्रतिगामी बोलेंगे किसी भी कर को, तो बोलेंगे अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार, इसको इसी का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है, क्या होता है, एक ही व्यक्ति पर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ही व्यक्ति पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया है, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बताइए, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बंगाल से सिंध, आगरा चित्तौड़ और आगरा से बुरहानपुर, ये सब का निर्माण जो है शेरशाह ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर हो जाएगा। तो 70 नंबर प्रश्न है अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेज जो है पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किए थे, तो किया था 1620 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1620 में, और ये प्रयास जो है असफल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिसमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, बताना है। ठीक है, कौन वे दो जिला है, तो वह आपका किशनगंज और सहरसा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा किशनगंज, सॉरी दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर है किशनगंज और किशनगंज और सहरसा ना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किशनगंज और सहरसा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपके साबा कामी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साबा कामी के द्वारा। ठीक है, महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्तिस या तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, और वसुमित्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, सबका याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के क्रांति के में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालिक बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया था, तो ये कहाँ देखा गया था, आपके रोहिणी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा रोहिणी में। ठीक है, रोहिणी जो है ये देवघर जिले में है, वर्तमान झारखंड में है। ठीक है, रोहिणी गांव है। इसके बाद नेक्स्ट है बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। तो इसमें से पहला कथन दिया है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, सही है, याद रखिएगा। दूसरा है तृतीय शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है, ये भी सही है। तीसरा है विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, ये तो गलत है, बिहार में है। और चौथा है बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्थक चट्टानें पाई जाती है, ये भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कथन 1, 2 और 4 जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होता है, उत्तर बिहार में कौन जो है प्रवाहित नहीं होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, पुनपुन जो है उत्तर बिहार में प्रवाहित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुनपुन। ठीक है, पुनपुन जो है दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी है, इसका उद्गम है झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से निकलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था, बताइए, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था, इब्न बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट आप 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ये बताना है कौन सा मिलान गलत है। तो पहला मिलान है काकोला जलप्रपात नवादा जिले में, सही बात है ये। दूसरा ऑप्शन है मांझर कुंड जलप्रपात नालंदा, यही तो गलत है, मांझर कुंड जलप्रपात जो है ये नालंदा में नहीं, कहाँ है, रोहतास है। ठीक है, सासाराम में, रोहतास में है। उसके बाद तुतला भवानी रोहतास में है, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में, ये सही है तीनों। तो गलत कौन था, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं दोस्तों, धारवाड़ चट्टान ये किससे मिल जाएगा, बताइए, तो ये आपके मिल जाएगा तीसरा से, यानी कि धारवाड़ चट्टान जो है दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभरक के निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका बिंद चट्टान, तो बिंद चट्टान मिल जाएगा, ये किससे मिल जाएगा, चौथा से, मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी के घाटी रोहतास में होता है ये। उसके बाद है टर्शियरी चट्टान, तो टर्शियरी चट्टान जो है बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में होता है। इसके बाद है क्वाटनरी चट्टान, तो हो जाएगा गंगा के मैदान में पाया जाता है। इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिहार का निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कि नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करने वाला बिहार का जिला कौन सा है, तो है आपका किशनगंज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशनगंज। नेक्स्ट है बिहार बजट 2026-27 में 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार क्या है, बताइए। नया क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 3,47,589.76 करोड़ रुपया है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है 82 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है, तो ये है आपका 7.4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.4 है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के गठन की डैश वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया है। तो ये कितना नंबर का वर्षगांठ था, तो वो था 113वीं, ठीक है। कितना दोस्तों, 113वीं वर्षगांठ था। बिहार की स्थापना जो मूल रूप से 22 मार्च 1912 को हुई थी। और बिहार दिवस 2025 का थीम पूछ लेगा, तो थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा, तो इसका स्थापना जो है नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश के प्रतिनिधित्व करती है, तो फातिमा बोस जो है ये किस देश से संबंधित है, तो यह मैक्सिको की है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैक्सिको की। नेक्स्ट है 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश ने भाग लिया है, तो पता है दोस्तों अभी तो वर्ल्ड कप चल ही रहा है, तो बांग्लादेश की जगह पे कौन सा देश भाग लिया है, तो आपका स्कॉटलैंड लिया है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों स्कॉटलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है 87 नंबर प्रश्न, टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल की भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है, तो यह आपका किस देश में किया है, तो वियतनाम में किया है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वियतनाम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बर्गम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है, यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है, तो ये देश जो है आपके अफगानिस्तान से संबंधित है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया अफगानिस्तान। नेक्स्ट बढ़ते हैं 89 नंबर प्रश्न, क्या है मिलान करना है, एक तरफ संस्था देश है, उसकी दूसरी तरफ नियुक्ति है, ठीक है। तो IMF कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति कौन को हुआ है नियुक्त, तो ये हो जाएगा आपका उर्जित पटेल है, ठीक है। उसके बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं अनुतिन चारनविराकुल, ये दूसरा सही है, ये भी सामने सामने मिलाया हुआ है। फिर है फ्रांस के प्रधानमंत्री, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री तो लोकोर्नु बने हैं, यानी कि सेबेस्टियन लोकोर्नु, ये भी सामने से सही है। ACC के अध्यक्ष जो है मोहसिन नकवी है, ये चौथा से मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है, लाइन से मिलाया हुआ ही है। इसके बाद 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया है, तो बताइए दोस्तों एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो है निर्मल मिंडा बने हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्मल मिंडा। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं इसके बाद, तो 91 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है, तो ये कौन किया है, आपका यूरोपीय यूनियन किया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री एत्ती कोली दूती पात योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है, तो योजना नाम से ही लग रहा है कि असम में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है हंसजा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हंसजा शर्मा। नेक्स्ट है भारत ने किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है, तो ये किस राज्य का बताइए, तो हो जाएगा मेघालय के, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेघालय का। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, ये कौन किया है, आपका उत्तर प्रदेश सरकार किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो कौन सा राज्य किया है दोस्तों बताइए, तो ये किया है आपके मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश किया है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को सबसे झांकी के रूप में चुना गया है, तो है महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र की झांकी को, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, वह कब हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन,
ये हुआ है 27 जनवरी 2026 को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 जनवरी 2026 को। नेक्स्ट 99वां प्रश्न है, हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये भी बहुत अच्छा है। स्कॉच पुरस्कार 2025 ये किसको मिला है? तो ये मिल गया है आपके सी डॉट को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, सी डॉट। ठीक है, सी डॉट यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतिम प्रश्न है इस सेट का, भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता हेतु निम्न में से कौन सी थीम निर्धारित है? तो है आपका, उसका थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।